Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. My name is Vanshika. Right, so आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ बायो। उससे पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने अपनी मास्टर्स और ग्रेजुएशन जोलॉजी में करी है, ठीक है। मेरी मास्टर्स है डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर मेन कैंपस, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बायो पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको इस इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कैसे डील करने वाले हैं पढ़ाई में, ठीक है। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता है 11th करके आए हो कि एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक, राइट। आपने 11th में भी अच्छे से पढ़ी होगी। बट हम लोगों को ना बहुत सारे लोग मिसगाइड कर देते हैं कि जब मैं 11th 12th में थी ना, आई यूज टू स्टडी एलिमेंट्री, आपके पास भी होगी। बट उसकी वजह से वो बुक की मैं कोई बुराई नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम पता है क्या है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारा पेपर बाहर से आता है। आई एग्री, आता है। पता है वो कितना आता है? सिर्फ 5%। 5 से 10% वेरी कर सकता है, बट जो तुम्हारा 90% पेपर है ना, वो तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आएगा। चाहे तुम नीट का पेपर उठा के देख लो, चाहे तुम एम्स का पेपर उठा के देख लो। इनफैक्ट मैं अभी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज भी मुझे अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं ना, मैं हमेशा एनसीईआरटी बुक उठाती हूँ जहाँ पे भी मुझे डाउट होता है। तो आपको मेन में माइंड में सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आपका बोर्ड्स भी अच्छे से हो जाए और आपका कंपटीशन भी निकल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड की बुक में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपने क्लास 8 से ही पढ़ा होगा, तो आप मुझे प्लीज बताएंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कुछ भी जो भी आपको पता है। It is a process in which parents produce their offspring by the means of sexual reproduction or asexual reproduction. ओके, ठीक है। आपकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट 80% ठीक है। बस इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक करेक्टरिस्टिक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सब ने रिप्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सिंपल से नॉर्मल इंसान को समझाना है तो समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे। अगर हम ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो वो ह्यूमंस ह्यूमंस के बच्चों को ही बर्थ देंगे ना। अगर एक एलिफेंट है, वो एलिफेंट को ही बर्थ देगा सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने जैसे बच्चों को ही वो बर्थ देंगे। ऐसा नहीं है कि डॉग का बच्चा कैट का बच्चा पैदा कर रहा है, दैट इज नॉट द केस, राइट। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। डेफिनेशन के बारे में तो हमें पता है, बट हमारे दिमाग में कभी तो आया होगा ना कि रिप्रोड्यूस करना क्यों जरूरी है, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। आया होगा आपके दिमाग में, कुछ है रीजन? हाँ, प्रोजेक्ट, हाँ, स्पीशी कंटिन्यू होगी, हाँ, एक्सटिंक्ट ना हो। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अगर सपोज करो एक ही ऑर्गेनिज्म बचा है, जैसे हम ह्यूमंस, हमारी धरती खत्म होने वाली है, एक ही इंसान बचा, अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो उसके साथ उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे आप बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हमारी स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और दूसरा कि हम लाइफ को सस्टेन कर पाए, ठीक है। दो रीजंस है इसकी वजह से रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस इंसान का बर्थ हुआ है उसने एक दिन मरना भी है, सबका एक टाइम स्पैन है। तो उस टाइम स्पैन को हम बायोलॉजी के टर्म्स में बोलते हैं लाइफ स्पैन। आपको क्लास में सिर्फ सुनना है, सब कुछ आपका नोट्स में गिवन है। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं कि आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप एक 10-15 मिनट की रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर इसको हम बायोलॉजी के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें, इट इज़ अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है। अब लाइफ स्पैन की ना कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ बहुत बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है, बट उसी के कंपैरिजन में कुछ ना दुबली पतली सी बूढ़ी आंटियाँ होती हैं। तो क्या होता है कि वो जो हट्टे कट्टे लोग हैं वो पहले ही मर जाते हैं, बट जो बूढ़ी आंटी है बिल्कुल दुबली पतली सी, वो फिर भी सर्वाइव कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लाइफ स्पैन है ना, वो हमारा साइज पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, हमारे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखी है, हमने कंपेयर किया पैरट को और क्रो को। दोनों ही बर्ड्स हैं, एव्स में आते हैं,
दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर दोनों का लाइफ स्पैन देखें ना हम लोग, उसमें इतना डिफरेंस है। क्रो का हमारा लाइफ स्पैन है सिर्फ 15 साल, और जो हमारा पैरेट है 140 ईयर्स। राइट, आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो। नाइस, अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें भी पढ़ाने का मजा आता है। क्लास हमेशा टू वे इंटरेक्शन से ही अच्छी लगती है। तो इससे हमें पता चल गया एक चीज़ तो कि ये साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, और दूसरी चीज़ कि जो हमारा लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। कैसे वेरी करता है? अब आप देखो, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो हमारी बटरफ्लाई है सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए उसका लाइफ स्पैन होता है। जो हमारा राइस प्लांट है, अभी सीजन आने वाला है, हम धान की खेती करने वाले हैं, तो 3-4 महीने के लिए उसका लाइफ स्पैन होता है। जो क्रोकोडाइल है 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो ये डिफरेंट ऑर्डर है कि लाइफ स्पैन बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करता है? हमारी स्पीशीज पे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करें। अब हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होगी कि लाइफ स्पैन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास, बताओ। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? क्या पता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? Sexual reproduction में two parents are involved and the offspring that is produced is different from that of a parent because of the mixing of two kin. Okay. And in asexual reproduction, only single parent is involved and the offspring is similar to that of the parent. अच्छा, अगर वो ऑफस्प्रिंग साथ में सिमिलर होते हैं तो उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ना। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं क्योंकि वो सिमिलर होते हैं, उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं बायो में। क्या टर्म है, आपको पता आइडिया उसके बारे में? कुछ नहीं, चलो आपको जब एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। आपने बताया 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, आपकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट ठीक है, बस इसमें 2-3 चीज़ें हमने ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले तो एसेक्सुअल वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ए सेक्स मतलब सिंगल सेक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे मीन्स सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे बोला कि इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसर सिमिलर टू देयर पेरेंट। राइट, बट हमें हमेशा बचपन से क्या सिखाया जाता है, हम पढ़ते आए हैं कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तभी इसमें वेरिएशंस नहीं आती। बट हमें याद रखना है इट मे और इट मे नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जरूरी नहीं है कि सब में फ्यूजन होगा ही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में फ्यूजन होगा ही होगा। तो आज के बाद से हमेशा आपने याद रखना है कि यहाँ पे भी फ्यूजन हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूजन नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होती है। बायोलॉजी और तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी और सारा पेपर एक्सेप्शन से आता है। कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल स्टेटमेंट देंगे, साथ में एक्सेप्शन वाली भी देंगे, बट आपने अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं। ठीक है, तो आप मुझे एग्जांपल दें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होती है? अमीबा, Patrician, Celia, अच्छा, अमीबा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिश। Monocystis, ओके, राइट। कौन सी फाइलम में आते हैं ये अमीबा और Amoeba, 11th का फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन वाला, करो याद, करो याद, आ जाएगा आराम से याद, कोई बात नहीं। गलत भी बोलोगे बट बोलो, रिस्पॉन्ड करो। पैरामीशियम बोला, अमीबा बोला, सारे एक ही पी से स्टार्ट होता है नाम। प्रोटोजोन्स है नहीं, देखा, ऐसे हमने रिकॉल करनी है चीज़ें, ताकि हम 12th तो पढ़ रहे हैं बट हमें साथ साथ में 11th भी रिवाइज होती रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग जैसे ही हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो और हम 11th भी साथ साथ रिवाइज कर लें, क्योंकि कंपटीशन में दोनों आनी है।
यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं किस किस में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोनेरा में होती है, प्रोटिस्टोमिया में। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको स्किप कर गई मैं, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो देखो आपने बताया कि बाइनरी फिजन होती है ना, ये हमारा अमीबा है राइट, इसमें बाइनरी फिजन हुई तो इसी में इसी का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, तो जो तो हमारे डॉटर न्यूक्लिया या तुम डॉटर अमीबा बोल सकते हो वो सेम ही बने हैं ना, तो उनमें आया सेम ही मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल, तो उससे क्या होगा इनका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मेकअप एंड हमारी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर होगी। इसकी वजह से हम इनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, जिनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड एज क्लोन। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी आपको पता है क्या होती है? बाहर का, हाँ, एक्सटर्नल फीचर्स, और जेनेटिक मेकअप जो आपका इंटरनल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसको भी हम इलाबोरेट में पढ़ेंगे जितने टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक बार हम इनका मेजर डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? fusion of male and female gene into एग्जाम्पल्स राइट। humans, animals, vertebrates, higher हाँ, हायर वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के केस में होता है। yes, in angiosperms and gymnosperms. ओके, तो अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है ना इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली बात तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट आया और फीमेल गैमेट आया, इनके पास एक अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम है और फीमेल के पास एक अपना अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों का फ्यूजन होगा तो जो हमारा जाइगोट बनेगा वो एक अलग ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसमें वेरिएशंस होंगी, और वेरिएशंस आपको पता है बेसिस है एवोल्यूशन का राइट। एवोल्यूशन हम नेक्स्ट यूनिट में डील करेंगे। ठीक है, तो जब वेरिएशंस आती हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं आप बता सकते हो मुझे? स्पीशी एक्सटेंड ना करे अगर कोई बीज वाला खाना है। अभी मैं आपको ना अभी रिसेंट की एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मार्च का महीना है, कभी देखा इतनी गर्मी हुई? आज से 50-60 साल, चलो तब तक तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, बट आपने देखा होगा बड़ों से कि यार पहली बार मार्च में इतनी गर्मी हो रही है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, रियल है इन्वायरमेंट चेंज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करती है कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली जो नई प्रोजेनी आएगी वो अपने आप को अडाप्ट कर पाए। ठीक है, जो वेरिएशंस हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव होती है उनको हम कई बार म्यूटेशंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करते हैं कि लाइफ सस्टेन रहे और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटर सर्वाइव कर पाए विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर क्या डिफरेंस है? इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक केस लेंगे हम प्लांट्स का और एक केस लेंगे हम एनिमल्स का। ठीक है, क्योंकि दोनों में होती है, लोअर प्लांट्स में भी होती है और लोअर एनिमल्स में भी होती है। तो सबसे पहले टाइप जो आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है बाइनरी फ्यूजन। इसकी एग्जांपल है अमीबा। इसके साथ ही जो फिजन होती है ना वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है। एग्जांपल्स बताओगे? लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना वर्टिसला। ओके, और ट्रांसवर्स में? और ट्रांसवर्स में आपने एग्जांपल दी थी मुझे स्टार्टिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब मैं आपसे पूछ रही थी ना मुझे एग्जांपल्स बताओ, आपने नाम लिया था एक ऑर्गेनिज्म का।
सीलिया तो ऑर्गेनली होता, हमारा फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं, हमारा जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है सीलिया वो होता है ना। सीलिया इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम। उसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती? लॉन्गिट्यूडनल होती है हमारी यूक्रेना के केस में, जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, अब मैं चेक करके बताऊंगी, बट जितना मेरे को पता है आई एम श्योर कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल यूक्रेना में होती है और जो हमारी ट्रांसवर्स है वो पैरामीशियम में होती है। ठीक है, उसके बाद जो फिजन का ना एक स्पेशलाइज्ड केस होता है, कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशंस भी आ जाती हैं, तो क्या होता है अमीबा के केस में ना एक थिक वॉल बन जाती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो जो सिंगल न्यूक्लियर है पहले उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, बट इसमें क्या होगा मल्टीपल न्यूक्लियर बन जाएंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा, जितने मल्टीपल न्यूक्लियर बने हैं ना वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप होंगे उसमें। तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं ना, इसलिए इस केस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। अमीबा में दोनों हो सकते हैं बाइनरी? हाँ, बाइनरी फिजन भी होता है, बट ये केस तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, फेवरेबल कंडीशंस के केस में नहीं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है, जिसमें पैरेंट बॉडी के ऊपर पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि डिटैच होके पहले वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, देन वो डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा। आपको पता है हाइड्रा में एक और मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक और तरीके से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअली, हाँ, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है, फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज बडिंग। मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया, आपको आइडिया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जिसमें पैरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और वो हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करती है। इसकी एग्जांपल स्पाइरोगारा। यस राइट, स्पाइरोगारा। क्या होती है स्पाइरोगारा? जेली लाइक होती है। एल्गी, हाँ, एल्गी। ये तो पॉन्ड्स में अक्सर पाई जाती है। ठीक है, ये तीन टाइप्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में सुना है? यस। क्या होता है उसमें? पैरेंट बॉडी एक्सीडेंटली भी हो सकता है, कट हो जाती है बॉडी। हाँ, कोई इंजरी हो जाए या कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट और जो डैमेज पार्ट है ना वो दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल प्लैनेरिया। किसका, कौन सा फाइलम का है? राइट। क्यों होती है आपको पता है रीजनरेशन किस वजह से होती है? उसकी बॉडी में कुछ ऐसे होते हैं सेल्स, कौन से सेल्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है? नहीं बेटा, स्टेम सेल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टेम सेल्स में एक नेचुरल एबिलिटी होती है। कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, बट कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि जो अगर थोड़ा सा पार्ट लॉस्ट हुआ है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो लिवर है उसमें नेचुरल एबिलिटी होती है रीजनरेट होने की। क्यों? क्योंकि उसमें भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्यूरियस रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जेम्यूल्स होते हैं। किस केस में बनते हैं ये? स्पॉन्जिस का नाम सुना है? एग्जाम्पल क्या बोलते हैं स्पॉन्जिस को? हाँ, तो ये स्पॉन्जिस के केस में बनते हैं।
जम्यूल फॉर्मेशन होती है स्पॉन्जेस में, उसके थ्रू वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जितना आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें ज़रूरत है हम वहाँ आके पढ़ लेंगे। मैं आपको करवाने को अभी भी एक्स्ट्रा करवा सकती हूँ, बट इससे क्या होगा, आपको और बर्डन फील होगा, इसलिए धीरे धीरे करें तो बेटर रहेगा ताकि हमें साथ में याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, कि क्या बोलते हैं उसको, आइडिया है कुछ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्लांट की कोई भी वेजिटेटिव यूनिट है, वो वेजिटेटिव यूनिट कुछ भी हो सकती है, जैसे उसका बड हो गया या रूट हो गई कुछ भी, तो वो क्या होगा, जैसे ये बड है, सपोज हम ये पोटैटो जैसा दिख नहीं रहा है बट एज्यूम कर रहे हैं पोटैटो है, ठीक है। इसका ये बड है, देखा होगा आपने घर पे आई जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। तो अगर ये बड को निकाल के हम सॉइल में सो कर देंगे ना, तो ये अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा डेवलप होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसकी ना हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रनर, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है लॉन ग्रास। इवन कैटेगरी है कैटेगरी आपने पढ़ा नहीं था 11th स्टैंडर्ड में, हर्ब्स श्रब्स ये सब चीज़ों के बारे में? हो जाती है। हाँ हाँ, बस बिल्कुल ऐसा, ठीक है। उसके बाद राइजोम, जिंजर के केस में होता है ये, और बनाना के केस में, ये फ्रूट्स में होते हैं ना। हाँ जी, शक्कर, मिंट, बल्ब, जैसे इसकी एग्जांपल है अनिल बल्ब। अब आपको कैसे याद रखना है, आपने देखा होगा कि अनिल के नीचे टिप पे ना ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से थोड़े से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी को हम आगे प्लांट सो करते हैं सॉइल में। तो वो क्या करते हैं, इनमें जो वेजिटेटिवली प्रोपिगेटिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी। वो अगर जैसे हम घर पे देखा होगा कईयों ने घर पे मिंट लगाया होता है, तो एक छोटा सा प्लांट उठा के उसको हम लगाते हैं, फिर बहुत जल्दी वो जब ग्रो करने लगता है तो वो एकदम से फैल जाता है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की खासियत ही यही है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जितने भी ये वेजिटेटिवली प्रोपिगेटिंग प्लांट्स होते हैं। हमेशा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमारे लोअर प्लांट्स के केसेस में देखने को मिलेगी, हायर प्लांट्स में तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ होगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था पर मैं भूल गया आपको बताना। आपने देखा होगा जैसे प्लांट्स है, बहुत पुराने पुराने ट्रीज देखे होंगे, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री, तो वो कब से है, जब से हमारी दादी वगैरह है, ठीक है, 100 150 सब शायद उनसे भी पुराने होंगे। आपने कभी सोचा है कि वो इतने साल तक कैसे जिंदा है? क्या रीज़न हो सकता है? ये तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि उनका एक लाइफ स्पैन होता है, बट क्या ऐसी चीज़ है जो इतने सालों तक जिंदा है? एक्चुअली ब्रांचेस आई थिंक होती हैं तो उनसे रूट्स निकलते हैं, वो नीचे पेनिट्रेट करके दोबारा ट्री वो ट्रंक बना देती हैं, फिर एक्सपैंड करते रहते हैं। एक्सपैंड तो करता रहता है बट उसमें कुछ तो स्पेशलाइज चीज़ होगी ना उसमें। मेरिस्टम नाम का एक टिश्यू सुना होगा ना आपने, बिकॉज ऑफ मेरिस्टम, ठीक है। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोटेल करेंगे, ठीक है। करवाने को मैं अभी भी करवा सकती हूँ बट क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी हुई है, कुछ एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बोला बाढ़ में आपको हर जगह मिलेंगी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े उनमें नेचुरल डेथ होती है। लगता है आपको कि अगर अमीबा है तो अमीबा मर जाएगा एक टाइम के बाद? अमीबा तो इमॉर्टल है। क्यों इमॉर्टल है? वट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसकी जब बॉडी टू में डिवाइड करेगी तो कोई साइटोप्लाज्म वेस्ट ही नहीं होगा, तो मतलब सेम उनका जेनेटिक। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ही आगे उनके दो पेरेंट
सेल्स बोल लो या ऑर्गेनिजम्स बोल लो वो बन रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे जा ही रहा है, उनके साथ ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो, डज नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, राइट। आपको कोई डाउट हो इसके बीच में, जहाँ आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, सब क्लियर है एकदम? ठीक है, तो अब हमें जो चीज़ नेक्स्ट पढ़नी है वो ये है कि आपको पता चल गया कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इनका आगे बढ़ कैसे रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये सारी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की एग्जांपल्स करवाई ना, आपको मैंने बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू प्लांट आगे बढ़ते हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं। वैसे ही ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना एक चीज़ नाम दे रखा है वाटर हाइसिंथ का, पढ़ा होगा आपने, आई गेस 11th में भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र। पता है क्या होता है ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है वीड की। ठीक है, इन्वेजिव क्या होते हैं कि जो ना दूसरे प्लांट को ना मतलब ये ऐसा होता है कि इन्वेड करने आए, खत्म करने आए, कि जो दूसरे लोग हैं ना एग्जिस्टेंस में, अगर जैसे आप हो, आपकी टेरिटरी में आप किसी और को एग्जिस्ट करने नहीं दोगे, ये ऐसी स्पीशीज है। ये बहुत सुंदर दिखते थे, ठीक है, इसकी वजह से इनको हम इंडिया में लेके आए, हमने वाटर बॉडीज में इनको इंट्रोड्यूस किया। बट इन टर्न इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते थे तो बहुत जल्दी फैलने लगे। पूरे जो हमेशा स्टैंडिंग वाटर में क्या होता था कि ये लोग फैल जाते थे एकदम से। उसकी वजह से क्या होता था कि जितने भी और मरीन प्लांट्स भी तो होते हैं ना, तो क्या होता था कि जो बाकी प्लांट्स होते थे ना उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती थी, और जितनी हमारी एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज वगैरह, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाता था। और जितना इनको इरेडिकेट करने की कोशिश करते थे ये उतनी ही जल्दी फैलते थे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये सुना हुआ ना, तो ये हमारा वाटर हाइसिंथ ही है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। और ये किसकी एग्जाम्पल है, ऑफसेट की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अरे प्लांट ऑफसेट है? हाँ ऑफसेट है। और वो क्या है? वाटर हाइसिंथ को ही, मतलब ऑफसेट की एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि रनर क्या है, राइजोम क्या है, सक्कर क्या है, बल्ब क्या है, मैं आपको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आनी है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं डीप में बता रही, इट मीन्स मैं इनको आगे कवर अप करने वाली हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आपको जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो, ये ना हो कि मैं आपको सब बताने बैठ जाऊँ और सब मिक्सअप हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ए सेक्शुअल वाला पोर्शन हमारा कवर हो गया, हम लोग सेक्शुअल पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है, मतलब उस पे इन्वायरमेंट और फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है ना वो सब। तो आपने सुना होगा ना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे? ना एक्सटर्नल में फ्रॉग, एम्फीबियंस, रेप्टाइल। डोंट टेल मी रेप्टाइल्स। वो नहीं आएगा। उसमें इंटरनल होती है, फ्रॉग में, एम्फीबियंस में हो सकता है। हाँ जी, फ्रॉग्स और एम्फीबियंस या तो फिशेस बोल लो, है ना, क्योंकि उनमें वाटर मीडियम है, तो वहाँ पे वाटर के मीडियम में आके दोनों फ्यूजन गैमेट्स की फ्यूजन हो जाएगी। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि दोनों गैमेट्स फीमेल की बॉडी के अंदर आके ही फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो अब हमारी ना बुक में दे रखा है कि सेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उनके ना लाइफ के कुछ फेजेस होते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ उनकी लाइफ को। कुछ आइडिया है कौन से फेजेस हो सकते हैं वो? जो प्री फर्टिलाइजेशन था, ये इवेंट्स है, मैं फेजेस की बात कर रही हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर अगर आपको आता होगा तो भी अच्छा, नहीं तो मैंने आपको एक्सप्लेन करना ही है। जैसे आप बड़े हुए हो, ठीक है, बड़े होते ही तो आपको सब कुछ नहीं पता था,
अभी आप मैच्योर हुआ, प्यूबर्टी हिट किया आपने, उसके बाद आप में कुछ सर्टेन चेंजेस आए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और ग्रो अप हो गया, टीनेज लाइफ खत्म हो गई, फिर और ग्रो अप हो गए, तो उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अलग अलग फेजेस है ना आपकी लाइफ के। जबरदस्ती। हाँ राइट, देखा, हाँ ये सबसे पहला हमारे पास आएगा जुवेनाइल फेज, और दूसरा हमारे पास आएगा रिप्रोडक्टिव। हाँ, इसमें मैच्योर हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म और एबल कर पाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। और उसके बाद सेनेसेंस, सेनेसेंस को और क्या बोलते हैं, राइट। जब बच्चे का बर्थ हुआ है तब से लेके जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी गेन नहीं करता, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी से पहले पहले वाला जो फेज है वो हमारा जुवेनाइल फेज हुआ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म इतना मैच्योर हो गया, इतना डेवलप हो गया कि अब वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकता है, तो वो हमारा हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। देन जो हमारा एजिंग वाला प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है सेनेसेंस के केस में, जब एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूसिंग पीरियड खत्म होने वाला होता है और अपनी डेथ को अप्रोच कर रहा होता है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंस और एजिंग। इस फेज में क्या होता है कि हमारे बोलते हैं ना बूढ़े लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को डायबिटीज होगी, क्यों होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया ना उनका। तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो सेनेसेंस में बेसिकली क्या होता है, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंट फेज, ठीक है। और इस फेज में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कुछ डाउट? अब हम आते हैं इवेंट्स पे, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, ठीक है। पहले आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं ना, राइट। और उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। राइट, बिल्कुल सही। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो गेमीट्स बनेंगे ना, जब गेमीट्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही। और मेल्स के केस में जो गेमेटोजेनेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं पता है, मेल गेमेट कौन सा होता है ह्यूमंस में, और इसको क्या बोलेंगे फिर हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल्स के केस में कौन सा होता है, फीमेल गेमेट, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवोजेनेसिस, ठीक है। तो चलो गैमेट्स तो बन गए। अब जब गैमेट्स बन गए उनका ट्रांसफर भी होना है, तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले गैमेटोजेनेसिस हो रही है, हमारा मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है, उसके बाद वो उनकी ट्रांसफर हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। और मुझे बताओ ये एन होता है या टू एन होता है, मेल और फीमेल गैमेट, एन होगा ना, ठीक है। और जो हमारा ओवम और स्पर्म है, आई मीन टू से ओवरी और टेस्टिस है, वो एन होंगे या टू एन होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट अच्छे हैं, याद रखने ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। और उनमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस हो रही है तो उसमें मेयोसिस होगी या माइटोसिस होगी, जब तक
स्पर्मेटोजेनेसिस और वोजेनेसिस हो रही है, उस पर मियोसिस हो गई या माइटोसिस हो गई? मियोसिस क्यों होगी? क्योंकि 2 से n हाँ, तो हैप्लॉइड करना है। हैप्लॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मियोसिस हमेशा नंबर डिक्रीज करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, राइट। तो जब यहाँ पे फ्यूजन हो गया, ठीक है, हमारा 2n बना जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट ने भी आगे डेवलप करना है ना, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स होंगे उसमें सबसे पहले क्या होगा? माइटोटिक डिविजन्स होंगी, और फिर क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मियोसिस में हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होती है, वहाँ पे नंबर डिक्रीज करता है, बट माइटोसिस के केस में नंबर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे सेल्स चाहिए, तभी क्लस्टर ऑफ टिश्यूज बनेंगे और हमारा एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा, राइट। तो क्या होगा? जब माइटोटिक डिवीजन हुई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, ठीक है। और एम्ब्रियो तो क्या होगा? हमारी डिफरेंट जर्म लेयर्स भी बनती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की जर्म लेयर्स होती हैं? बताओ। लास्ट तो पूरा कंफ्यूज हो रहे हो। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना। तो ये हमारी 3 जर्म लेयर्स बनती है एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली, हाँ, और मिडिल वाली, सही। तो ये जो तीनों जर्म लेयर्स होती है ना, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, जो उनके अलग अलग सेल्स बनाते हैं, फिर उनके टिश्यूज बनते हैं, फिर से एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। इसीलिए एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में हमारे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, नए ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर वो प्रॉपर एम्ब्रियो एक फीटस में डेवलप होता है, और फिर जब उसका पीरियड पूरा हो जाता है फिर हमारा बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत हो? ठीक है, हम आगे प्रोसीड करें फिर। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे प्रोसीड करते हैं जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी है या अपने जैसा न्यू बेबी बनाना है। पर कुछ तो एक्सेप्शंस भी होती होंगी ना, जो इस साइकिल से बिल्कुल डिफरेंट चलती होंगी। जैसे प्लांट्स के केसेस में बैम्बू ट्री देखा है? किसका किसका फेवरेट होता है बैम्बू वाला? वाला। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है बैम्बू ट्री का? 500 ईयर्स तक ऑलमोस्ट ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो बैम्बू ट्री ना एक एक्सेप्शन है, उस पर ना सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगता है, सिर्फ एक बार, दैट टू आफ्टर 500 ईयर्स। तो ये हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये हमने याद कर। ये नॉर्मली तो आपने देखा होगा, जो नॉर्मली हमारी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हो रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है ना। मतलब इसमें रिप्रोडक्शन हो रही है, बट ये जिसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है ना, वो बहुत रेयर केसेस में हो रही है, मतलब ये नॉर्मल साइकिल से डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। और एक है हमारे पास स्ट्रॉबिलियंथस कुंथियाना। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ एक बार पेड़ फ्लावर लगता है 12 साल के बाद। नॉर्मली क्या होता है, जब सीजन आता है पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और फ्लावर्स बन जाते हैं, बट ये हमारी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इनको अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ह्यूमन्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमारे इस फेज में बहुत हेल्प करता है। कुछ पता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में? It is a process by which a woman reproduce each egg every month after a span of 28 days. ओके, तो 28 डेज ही होता है हमेशा या कुछ डिफरेंस भी होता है? वेरी कर सकता है ये? Yes, कितना कर सकता है? 5 to 6 days. हाँ, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, बट अगर 5-6 डेज से ऊपर हो रहा है तो हमें मतलब
दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को कि क्या दिक्कत आ रही है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो हमारे हार्मोन्स ही हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अब हमारा यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि एग मैच्योर हो गया है, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, यूट्रस का एक लेयर होती है, आपने सुना होगा एंडोमेट्रियम, नाम सुना कभी इसका? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो अपने आप को जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक इम्प्लांटेशन होनी होती है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का थिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब ब्लीडिंग वाला फेज आने वाला होता है ना, तो एंडोमेट्रियम अपने आप को शेड कर देती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं और जो एग मैच्योर हो गया उसको रिलीज तो होना ही है ना। तो फिर जो ब्लीडिंग होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की वजह से, राइट। एग्जाम्पल तो क्या किस किस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? एक तो पता ही है हमें ह्यूमंस, इसके अलावा पता है किसमें होता है? नहीं, उनमें ईस्टर साइकिल होता है। एप्स में हो सकता है, ठीक है, प्राइमेट्स में हो सकता है। ईस्टर साइकिल पता है क्या होता है? कुछ आइडिया? जो आप डॉग की एग्जाम्पल दे रहे हो ना, डॉग्स में, ठीक है, कैट्स में, काउस में, सब में हमारा ईस्टर साइकिल होता है। ईस्टर साइकिल क्या होता है, इनमें जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो शेड तो होती है, बट वो खुद अपनी बॉडी के अंदर ही उस चीज़ को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से उनके केस में ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, कभी आपने स्ट्रे डॉग्स ही देखे होंगे, देखा कभी उनको ब्लीड करते हुए? नहीं देखा ना, क्यों नहीं होता उनमें? क्योंकि वो ईस्टर साइकिल होता है उनमें, राइट। उसके बाद ना दो और टर्म्स दे रखे हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ब्रीडिंग क्या होती है? The process of producing young ones. हाँ जी, तो आपको क्या पता चलेगा सीजनल ब्रीडर्स, उनकी कुछ समझ में आ रहा है? प्रॉपर सीजन होगा ब्रीडिंग का। हाँ, तो अभी एक सीजन आने वाला है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ज़्यादा ब्रीड करता है। मॉस्किटो, फ्रॉग्स, हाँ, स्नेक्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बारिश हो गई और पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पे आपको कितने सारे टैडपोल्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो उनका सीजन है और वो सीजनल ब्रीडर है। ऐसा तो होगा नहीं हमें सर्दियों में फ्रॉग दिखेंगे, नहीं होता ना। तो आपको समझ आ गया ना कि सीजनल ब्रीडर्स क्या है। वाइल कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होते हैं, वो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, उनको मैटर नहीं करता कि गर्मी है, सर्दी है, दिन है या रात है। आपने एक और देखा होगा, जैसे मैं आपको फ्रॉग की एग्जांपल दी ना, कुछ एनिमल्स ना कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर भी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, आप रात को आवाज़ें सुनी होगी फ्रॉग की, टर टर ऐसी आवाज़ करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? वो अपने पार्टनर को मेट करने के लिए उनकी कॉल होती है वो। ठीक है, और ये आवाज़ें आपको हमेशा गर्मियों में ही सुनाई देती हैं, कभी आपने सर्दियों में नहीं सुनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का? इसका एग्जांपल में क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स आप ह्यूमंस ले लो, उसके उसके अलावा अलावा आप देख लो जैसे बर्ड्स, बर्ड्स भी कहाँ करते हैं, कंटिन्यूसली ब्रीड करते हैं वो। ठीक है, अब जो बट इसमें हम काऊ को कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते काऊ को? क्योंकि उनमें ना ईस्टर साइकिल चलता है एक ही टाइम पे, मतलब जैसे उनका साइकिल चल रहा है तो कुछ घंटों के लिए ही वो लोग अपने आप को उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी फीमेल के लिए कि वो अब लोग पॉपुलेट कर पाए, और फिर जब वो फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वो हार्मोन्स उस लेवल के होंगे, तभी वो लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ में याद रखना। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही इन दोनों में? या मैं एक बार क्लियर करूँ? काऊ वाला मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, वहाँ पे आपने सुना होगा ओव्यूलेशन हो रही है, और ओव्यूलेशन को ही हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस ओव्यूलेशन वाले फेज में ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हमारा एग ना एकदम फुली मैच्योर्ड होता है, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो भी एकदम बैलेंस लेवल पे होते हैं, जो फेवर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस उस टाइम पे। वैसा ही केस, और जो हमारा ओव्यूलेशन का पीरियड है वो 4-5 दिन के अंदर रहता है ना उसका टाइम पीरियड। बट जो ईस्टर साइकिल के केस में क्या होता है, कुछ घंटों के लिए ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बनती है फीमेल की बॉडी में। हमारे ह्यूमंस में बहुत दिनों के लिए होती है, बट इनके केस में बहुत कम टाइम के लिए बनती है।
इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है। ठीक है, मैम फिर काउ को सीजनल ब्रीडर, इसको हम सीजनल ब्रीडर भी नहीं बोल सकते। इसका ये केस है कि इसका ये केस होगा कि इसको हम देखना पड़ रहा है कि कहाँ वो, जब वो टाइम पीरियड होगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, इसको सीजनल ब्रीडर में कंटिन्यू कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास हमने ना कुछ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बेसिस पे ना कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स पड़े होंगे। ठीक है, विविपैरस, ओविविपैरस एंड ओविपैरस, पता है इनके बारे में कुछ? बताओ क्या होता है? पेरेंट्स हैं उनमें एग फॉर्म नहीं होता, मतलब शेल नहीं फॉर्म होता। शेल नहीं फॉर्म होता है या एग नहीं बनता? एक तो बनेगा हर एक विविपैरस में, मतलब कि वो बर्थ देंगे। हाँ वो बर्थ देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको हमने करेक्ट टर्म यूज करनी हो तो हम बोलेंगे कि जो बेबी की डेवलपमेंट है ना वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है, वो बाहर कोई एग ले नहीं कर रही कि उसकी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर नहीं हो रही। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? राइट, ओविविपैरस क्या होता है? जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हो रही हो, साथ में वो एग मतलब ले करें। एग ले नहीं करते, मतलब इसमें भी क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, बट वो ना कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करते नरिशमेंट के लिए। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? हमने ह्यूमंस की एग्जांपल दी ना विविपैरस के केस में। ह्यूमंस में प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा का क्या काम होता है पता है? नरिश करना है। नरिश करना। तो वो नरिशमेंट कहाँ से आ रही है? मदर की बॉडी से आ रही है ना। तो ये ओविविपैरस के केस में वो कोई एक्सटर्नल नरिशमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओविपैरस, ये तो एग लेइंग होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या? हाँ जी, एग्जांपल हम इसके लेंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, क्योंकि हमारा स्नेक भी अंडे देता है और हमारी लेजर्ड्स भी अंडे देती हैं। ठीक है, मैम बट फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगी ना? हाँ इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। फर्टिलाइजेशन तो इसमें भी इंटरनल हो रही है ना, बट ये लोग एक्सटर्नल हो सकती है एम्फीबियंस के केस में एक्सटर्नल होगी, क्योंकि वो तो फ्यूजन बाहर हो रही है ना वाटर में। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा फेवरेबल है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल कम फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि बाहर का एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकते हैं बाहर, और बाहर प्रे वगैरह भी हो सकता है जो कि प्रीडेटर्स वगैरह जो उनको खा लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हम एडम, आपने पार्थिनोजेनेसिस का नाम सुना है? यस मैम। क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? मैम कोई बात नहीं, सोचो। मैम इसमें फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस करे बट उसको मेल गैमेट की जरूरत ना। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है ना वो खुद ही डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स में होता है। पार्थिनोकार्पी होता है। हाँ जी, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं उसमें, मतलब टर्म यूज कर लेते हैं। बनाना में। हाँ जी, बिल्कुल सही। और एनिमल्स के केस में किसमें होता है? और बहुत कॉमन एग्जाम्पल सुने होंगे आपने, हनी बी, क्लासिक एग्जाम्पल है पार्थिनोजेनेसिस की। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि ये भी पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस भी। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आप कल इतना पढ़ के आना, कोई भी डाउट हो कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कीजिएगा, जो आपको नोट्स दिए उसमें से देखिएगा,
और जो दिक्कत आएगी फिर हम कल क्लास में डिस्कस इसमें करें। नोट्स की तो क्वेश्चन आंसर होगा, नोट्स वगैरह नोट्स नहीं है, बट आप एक बार अपनी एनसीईआरटी चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो एक तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, दूसरा तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जो नीट पर्सपेक्टिव से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है नोट्स हैं इसमें। सबसे पहला आपका मेन काम यही है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जो आपको पढ़ाया आपको लगा कि हाँ मैम ने शायद ये स्किप कर दिया है, तो आपको नेक्स्ट डे क्लास में आके बताना है कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या आपने ये चीज़ स्किप कर दी है, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाए। हमने ऐसे पढ़ना है कि जो हम पीछे से पढ़ के आए ना वो हमें याद रहे। हमने हमेशा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है पिछला रिवाइज करके। ऐसा नहीं है कि मैं आते ही तुम्हें अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूँ क्योंकि तुम पिछला कुछ भी नहीं याद हो। हमेशा जैसे आज टू बी इंटरेक्शन था, ऐसा ही आगे भी क्लास में होना चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा। थैंक यू।